हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है और आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। जेल किस प्रकार का कोलाइड है? जेल किस प्रकार का कोलाइड है? पहला ऑप्शन दे रखा है द्रव का गैस में, दूसरा दे रखा है ठोस का द्रव में, तीसरा दे रखा है द्रव का ठोस में और चौथा दे रखा है ठोस का ठोस में। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि द्रव का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है, द्रव का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है वो होता है जेल। द्रव का ठोस में यानी यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो क्या है? ठोस है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था यदि द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम यदि ठोस होता है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को जेल कहा जाता है। ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाता है? जेल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है द्रव का गैस में, इसे कहते हैं द्रव का एरोसोल। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो है ठोस का द्रव में, इसे कहा जाता है सोल। और ठोस का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है उसे कहा जाता है ठोस सोल। तो जेल आपसे पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो ये आपको याद रखना है कि कोलाइडी कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, जिसे एंगस्ट्रॉन्ग में हम लिखते हैं 1 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग, है ना। ये आपकी बुक में दे रखा है, इस बुक के अकॉर्डिंग आपको करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है, लेकिन अभी आपको राजस्थान बोर्ड में जो दे रखा है वो याद रखना है। राजस्थान बोर्ड की बुक में जो दे रखा है वही आपको याद रखना है। 1 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला जो कथन है वो है द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल यह कथन एकदम सही है। क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक व पृष्ठ तनाव कम होता है। तो ये कथन भी एकदम सही है। इसको आपको याद रखना है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक और पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। तीसरा कथन जो है वो है द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता परिक्षेपण माध्यम से कम व पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। चौथा कथन है द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता व पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के लगभग समान होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता परिक्षेपण माध्यम से कम व पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये कथन गलत है और आपसे इस क्वेश्चन में गलत कथन ही पूछा गया है। ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में आपको याद रखना है कि जो श्यानता होती है वो परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, पृष्ठ तनाव कम होता है। द्रव विरोधी कोलाइड की जो श्यानता होती है और पृष्ठ तनाव होता है वो परिक्षेपण माध्यम के लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र में ढाल का मान होता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र में ढाल का मान कितना होता है? तो
याद कीजिएगा, आपको जब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि जो ढाल होती है वो 1/n के बराबर होती है। ढाल किसके बराबर होती है? 1/n के बराबर। कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलता है log x/m और log p के मध्य ये ग्राफ हम खींचते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है और इसकी जो ढाल होती है वो किसके बराबर होती है? 1/n के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सर्वाधिक गोल्ड संख्या किसकी होती है ना? निम्न में से सर्वाधिक गोल्ड संख्या किसकी होती है? स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो आलू के स्टार्च की जो गोल्ड संख्या होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गोल्ड संख्या किसकी होती है? आलू के स्टार्च की। और सबसे कम गोल्ड संख्या यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है सबसे कम गोल्ड संख्या होती है जिलेटिन की। सबसे कम गोल्ड संख्या किसकी होती है बच्चों? जिलेटिन की होती है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड संख्या जो होती है वो किसकी होती है? स्टार्च की होती है ना? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे कम गोल्ड संख्या होती है वो तो किसकी होती है? बताओ किसकी होती है? जिलेटिन की होती है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड संख्या किसकी होती है? सबसे ज़्यादा गोल्ड संख्या होती है आलू के स्टार्च की। आलू के स्टार्च की। आलू के स्टार्च की जो गोल्ड संख्या होती है वो 20 से 25 होती है ना? ये भी आपको याद रखना है। आलू के स्टार्च की गोल्ड संख्या कितनी होती है? 20 से 25। और जिलेटिन की जो गोल्ड संख्या है वो होती है 0.005 0.005 से 0.001 0.005 से 0.01 है ना? ये आपको याद रखना है। 0.005 से 0.01 ये किसकी है? जिलेटिन की, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कितनी? 20 से 25 किसकी? आलू के स्टार्च की। फिर अगला प्रश्न है, गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। तो होती क्या है? मैंने आपको बताया था, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को, कितने ml गोल्ड के कोलाइड को? 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोकती है या रोक देती है, रक्षी कोलाइड की गोल्ड संख्या कहलाती है। मैंने आपको बताया सबसे कम गोल्ड संख्या जिलेटिन की और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आलू के स्टार्च की। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण या स्कंदन से रोक देती है, उसे क्या कहा जाता है? गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या कहा जाता है। अब है हार्डी सुलजे का नियम लिखिए। वह निम्न को उनके स्कंदन मान व स्कंदन क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है? हार्डी सुलजे का नियम होता है कि विद्युत अपघटय के सक्रिय आयन की संयोजकता, विद्युत अपघटय के सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। हार्डी सुलजे का नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटय के सक्रिय आयन की जो संयोजकता है, संयोजकता वो जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर संयोजकता को आवेश मानते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा Sn+4,
क्योंकि इसकी संयोजकता यहाँ पर +4 है ना। आवेश को ही संयोजकता मानना है। Al+3, Ba+2 और Na+, है ना। ये क्या हो गई, स्कंदन क्षमता का क्रम हो गया, स्कंदन क्षमता का क्रम हो गया, जैसा कि आपको नोट्स में भी सेम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एक होता है स्कंदन मान, एक होता है स्कंदन मान, वो स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो स्कंदन क्षमता का क्रम है ना उसके विपरीत क्रम किसका होता है, स्कंदन मान का। तो स्कंदन मान का क्रम हो जाएगा Na+ का सबसे ज़्यादा, फिर Ba+2, फिर Al+3 और सबसे कम किसका, Sn+4 का, है ना। सॉरी, ये आपको याद रखना है कि स्कंदन क्षमता उसकी ज़्यादा होगी जिस पर आवेश ज़्यादा है, और स्कंदन मान उसका ज़्यादा होगा जिस पर आवेश सबसे कम है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी, फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी का गणितीय समीकरण लिखिए। हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी का गणितीय समीकरण लिखिए। तो याद कीजिएगा, ये समीकरण मैंने आपको बताई थी कि log x बटा m बराबर होता है log x बटा m बराबर होता है log k प्लस 1/n log p। log x बटा m बराबर होता है log k प्लस 1/n log p, जहाँ 1/n क्या होती है, ढाल होती है। तो ये जो समीकरण है ना, ये है फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ये आपको याद रखनी है। वैसे आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा रखा है, तो आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगी पूरी। वैसे अभी फ़िलहाल मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी चेक कर सको। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न को धनावेशित व ऋणावेशित कोलाइड में विभेदित कीजिए। तो देखो, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो तो होते हैं धनावेशित। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है निम्न को धनावेशित व ऋणावेशित कोलाइड में विभेदित कीजिए। धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड में क्या करना है, विभेदन करना है। तो याद कीजिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आवेश के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेशित और एक ऋणावेशित। धनावेशित के एग्जाम्पल मैंने आपको क्या क्या बताए थे, मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। धनावेशित होते हैं, याद रखने का तरीका बताया था, HOB यानी हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ये धनावेशित होता है, धनावेशित कोलाइड होता है। ऑक्साइड, O का मतलब ऑक्साइड और B का मतलब है बेसिक रंजक यानी क्षारीय रंजक। तो ये जो धातु हाइड्रोक्साइड AlOH3 है ना, ये तो हो जाएगा धनावेशित, है ना। याद रखिएगा, AlOH3 तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और CDS है ना, ये ऋणावेशित हो जाएगा। और ऋणावेशित में कौन कौन से आते हैं, ऋणावेशित कोलाइड कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं धातु सल्फाइड, जैसे CDS है, AH2S3 है ना। और धातुएं जो होती है कॉपर, Ag, ये भी क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अम्लीय रंजक ये भी क्या होते हैं, ऋणावेशित। रक्त है, मिट्टी है ना, ये सब क्या है, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। तो आप संबंधित वीडियो देख करके इसको समझ सकते हैं, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, वो है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझाओ। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझाओ। तो देखिएगा, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझने के लिए हमें सबसे पहले साबुन के अणु की संरचना पता होनी चाहिए कि साबुन का जो अणु होता है उसका सूत्र होता है C17H35 COONA, है ना। इसके 2 भाग होते हैं। साबुन के अणु के कितने भाग होते हैं, 2 भाग।
एक तो इसकी पूंछ भाग और एक इसका सिर भाग, है ना। मैंने बताया था पूंछ भाग जो होता है वो हाइड्रोकार्बन भाग होता है और ये भाग तेल से चिपकता है। किससे चिपकता है? तेल से। तेल से आकर्षित होता है क्योंकि तेल जो है वो भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से आकर्षित होगा, समान समान को घोलता है, ऐसा अपन पढ़ते हैं। और ये हो गया इसका सिर वाला भाग, और ये किससे आकर्षित होगा? जल से, है ना। तो जब हम साबुन के अणु की बात करते हैं तो इसके कितने भाग होते हैं बच्चों? इसके दो भाग होते हैं, एक इसकी पूंछ होती है, एक इसका सिर होता है। पूंछ वाला भाग अध्रुवीय होता है और सिर वाला भाग ध्रुवीय होता है। सिर वाला भाग क्या होता है? ध्रुवीय। और ये भाग जल से चिपकता है, जबकि पूंछ वाला भाग किससे चिपकता है? तेल से। जब हम किसी कपड़े पर पानी डालकर, गंदे कपड़े पर पानी डाल के साबुन लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात साबुन के जो अणु होते हैं वो तेल की बूंद के चारों तरफ एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं, है ना। इस गोलाकार संरचना में जो साबुन के अणुओं का सिर होता है वो तो तेल की बूंद से चिपका रहता है, और जो पूंछ होती है ना, पूंछ चिपकेगी ना तेल की बूंद से। पूंछ वाला भाग जो होता है वो तो तेल की बूंद से चिपका हुआ रहता है, और सिर वाला भाग परिधि पर होता है। सिर वाला भाग कहाँ होता है? परिधि पर। और ये किससे चिपका रहता है? जल से। और ये जो गोलाकार संरचना बनी इसको हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो मिसेल का निर्माण उनके अणुओं या आयनों के संगुणन से होता है जिसमें द्रव स्नेही व द्रव विरोधी भाग होते हैं। जैसे सोडियम स्टीरिएट है ना साबुन का रासायनिक नाम। सोडियम स्टीरेट दो भागों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन भाग और एक इसका सिर वाला भाग। हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो तेल में चिपकता है या तेल से आकर्षित होता है, और सिर वाला भाग किससे आकर्षित होता है? पानी से। ठीक है। अब हम जब किसी गंदे कपड़े पर साबुन लगाते हैं पानी डालकर तो एक गोलाकार संरचना बन जाती है जिसमें आपको याद रखना है सिर वाला जो भाग होता है वो परिधि पर होता है और जल से आकर्षित होता है, और पूंछ वाला भाग होता है वो तेल की बूंद से क्या होता है? आकर्षित। ठीक है। बाकी आप नोट्स में इसको पढ़िएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में कोई दो अंतर लिखिए। आप अपनी कॉपी चेक कीजिएगा और टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो बनाने में और टेस्ट पेपर बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाने में। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है? देखो, पहला अंतर तो आपको याद रख लेना है कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल होता है ना। इधर मैं भौतिक लिख दूँ और इधर लिख दिया रासायनिक। यहाँ पे याद रखना है वांडर वाल आकर्षण बल, है ना। कौन सा आकर्षण बल? वांडर वाल। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल होते हैं, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य प्रबल सहसंयोजी बल होते हैं। कैसे बल होते हैं? प्रबल सहसंयोजी बल होते हैं। दूसरा अंतर आपको याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का, और ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। दो अंतर हो गए। वैसे आपको दो लिखने थे, मैं सारे अंतर आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको जो मैं बताऊंगा उनमें से कोई भी आप दो लिखें अगर आपने, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को सही मानते हुए उसमें अंक दे देंगे, पूरे में से पूरे देने। अगर आपने जो मैं बोलूँगा उनमें से लिखे हैं तो पहला अंतर तो हो गया कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल होते हैं, रासायनिक अधिशोषण में प्रबल सहसंयोजी बल होते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ाने पर कम होती है ना, याद रखना है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है? कम। रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर पहले मात्रा बढ़ती है ना, प्रारंभ में बढ़ती है, उसके बाद में अधिकतम होकर घटती है। चौथा अंतर है भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय होता है। यानी भौतिक अधिशोषण में बहुत सारी परतें बनती है, यहाँ पर हमेशा केवल कितनी परत बनती है? भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। रासायनिक अधिशोषण की ऊष्मा का मान
80 से 240 होता है। तो इनमें से अगर कोई भी दो अंतर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी आपने किया होगा और आपने बिल्कुल सही आंसर इसका लिखा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सभी प्रश्न 1 अंक के ही हैं, है ना। आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। आप एक लाइक करोगे तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और अच्छा मैटर हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अब देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ब्रेडिक आर्क विधि, इसे विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहा जाता है। और इस विधि से क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, इस विधि से धातुओं जैसे गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि में करते क्या है बच्चों, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस धातु की 2 छड़ें जल से भरे पात्र में इस प्रकार डुबोते हैं कि उनके नीचे वाले सिरे एक दूसरे को स्पर्श करें। इस जल के पात्र को हिमसितित मिश्रण, बर्फ प्लस नमक के मिश्रण में रख देते हैं। धातुओं की छड़ों को विद्युत स्रोत से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क के कारण या विद्युत आर्क के उच्च ताप से धातु छड़ों की कुछ धातु की वाष्प बन जाती है या धातु छड़ों की कुछ धातु वाष्प में बदल जाती है। धातु वाष्प के संघनन से धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें KOH मिला दिया जाता है। तो देखो भैया, सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि एक पात्र लेते हैं, उसमें पहले बर्फ़ भर लेते हैं, है ना, ये बर्फ़ है, इसमें नमक मिला देते हैं, इसे कहते हैं हिमसितित मिश्रण। नमक से क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती नहीं है। फिर हम इसके अंदर एक दूसरा पात्र रख देते हैं और इस पात्र में जल भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? जल। अब जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उसकी 2 छड़ें लेकर के कुछ इस प्रकार से इस ठंडे जल में डुबो देते हैं कि उनके निचले सिरे आपस में क्या करें, टच करें, और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर आप बैटरी से जैसे आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये छड़ें क्या होंगी, गर्म होंगी। गर्म होने से क्या होगी, इस छड़ों की वाष्प बनेगी और ये जो वाष्प है वो इस ठंडे जल में घुल जाएगी, है ना, और घुल करके कोलाइडी विलयन बन जाएगा। स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिलाया जाता है। तो ये ब्रेडिक आर्क विधि है, चलेगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत कण संचरण का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत कण संचरण का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक U आकार की ट्यूब ली जाती है इस प्रकार से, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। बताओ एनोड की जो रोड होगी उसके ऊपर कैसा आवेश होगा, उसके ऊपर प्लस आवेश होगा। कैथोड पर कैसा होगा, माइनस होगा। दोनों को बैटरी से जोड़ देंगे, है ना। अब इसमें एक कोलाइडी विलयन हम भर लेंगे। तो कोलाइडी विलयन आवेशित होता है, आपको मैंने बताया था। कोलाइडी विलयन क्या होता है, आवेशित होता है। अगर आप इसके अंदर धनावेशित कोलाइडी विलयन भरते हो तो धनावेशित कोलाइडी विलयन के कण तो कैथोड की ओर गति करते हैं और ऋणावेशित कोलाइडी कण जो होते हैं वो किधर गति करते हैं, एनोड की ओर। तो अगर आप आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व भरते हो, किसका सॉल्व भरते हो, आर्सेनिक सल्फाइड का, मान लिया आपने इसके अंदर आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व भरा और आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित होता है, तो बताओ इसके कण जो होंगे वो किधर गति करेंगे, वो करेंगे एनोड की ओर गति। और अगर आप इसके अंदर मान लो आपने इसके अंदर धातु हाइड्रोक्साइड का सॉल्व भरा और धातु हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, तो बताओ ये किधर गति करेगा, इसके कण किधर गति करेंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे। तो ये विद्युत कण संचरण का स्वच्छ और नामांकित चित्र ही आपको बनाना था। तो आप आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व भरो तब तो उसे एनोड की ओर भेज देना और धातु हाइड्रोक्साइड का सॉल्व भरो तो उसे कैथोड की ओर भेज देना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कोलाइड किस भाषा का शब्द है और इसका क्या आशय है।
तो देखिएगा कोलाइड जो होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना। जब अपन ने कोलाइडी विलियन पढ़ा था तो उसकी पहली लाइन ये थी कि कोलाइड ग्रीक भाषा का, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। याद रखिएगा ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है गोंद के समान। इसका मतलब क्या होता है? गोंद के समान। तो 14वां प्रश्न भी हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। विद्युत अपोहन का आपको यहाँ पर विद्युत अपोहन पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिएगा विद्युत अपोहन को समझने से पहले आप अपोहन को समझ लीजिएगा, एक बार बता देता हूँ। अपोहन क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों, और अशुद्धियाँ होती है विद्युत अपघटय की अशुद्धियाँ होती है, विद्युत अपघटय के आयनों की अशुद्धियाँ होती है, को उपयुक्त झिल्ली के द्वारा विसरित करके पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? अपोहन कहा जाता है ना। तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो तो पार्चमेंट झिल्ली यानी चमड़े का जो थैला अपन इसके अंदर लेंगे उसमें से पृथक हो जाएंगे। कोलाइडी कण तो जो होंगे वो पार्चमेंट झिल्ली में से पृथक नहीं होंगे, लेकिन विद्युत अपघटय के कण क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं या विसरित हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपोहन में क्या करते हैं? इस विधि में कोलाइडी विलयन को चमड़े से बने एक थैले में भरकर एक पात्र में लटका देते हैं। इस पात्र में लगातार जल प्रवाहित करते हैं जिससे विद्युत अपघटय की अशुद्धियाँ यानी आयनों की अशुद्धियाँ धीरे धीरे थैले से छनकर जल के साथ बह जाती है और शुद्ध कोलाइडी विलयन थैले में रह जाता है। सीधी सी बात यही है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा। हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, फिर भी वीडियो बन ही रहा है तो इसको बता ही देते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक पात्र होता है, उस पात्र में इधर से पानी आता है, एक पाइप लगी होती है, इधर से पानी बाहर जाता है ना। इधर से पानी आता है, ये पानी आने की डायरेक्शन कर देता हूँ। ये देखो पानी आ रहा है और इधर से पानी को बाहर भेजा जाता है। इसमें पानी भरा हुआ है। फिर क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर एक चमड़े का थैला लटका देते हैं। ये चमड़े का क्या है? थैला। इस चमड़े के थैले के अंदर कोलाइडी विलयन भर लिया जाता है। ये कोलाइडी विलयन हो गया है ना। और इस कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय के आयनों की क्या है? अशुद्धियाँ हैं। तो अब इधर से पानी आएगा, वो इस थैले के अंदर जाएगा, अंदर गया, और फिर जब बाहर निकल के आएगा तो अपने साथ विद्युत अपघटय के आयनों को लेके आ जाएगा। क्योंकि ये जो चमड़े का थैला है ना, ये पार्चमेंट झिल्ली का बना हुआ है। पार्चमेंट झिल्ली में से कोलाइडी कण नहीं गुजर सकते, पानी के कण गुजर सकते हैं, विद्युत अपघटय के आयनों के कण गुजर सकते हैं, कोलाइडी कण नहीं गुजर सकते। तो विद्युत अपघटय के जो आयन होंगे वो जल के साथ बाहर निकल के इस पात्र से बाहर चले जाएंगे। अब ये प्रक्रिया क्या है? धीमी है ना। अपोहन की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है। तो इसको फास्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये प्लस का, और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये माइनस का। अब इससे क्या होता है कि ये जो कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघटय के आयनों की अशुद्धियाँ थी वो आकर्षित होकर स्वतः ही बाहर आ जाती है, जिससे ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है ना। वो खुद ही भी जोर इस चीज़ में आ रहा था कि पानी अंदर गया, फिर चमड़े के थैले से उसको बाहर निकाल के आया। किसको? विद्युत अपघटय के आयनों को। अब वो विद्युत अपघटय के आयन खुद ही बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आकर्षित होंगे। प्लस वाले इलेक्ट्रोड से माइनस वाले आयन आकर्षित होंगे और माइनस वाले इलेक्ट्रोड से प्लस वाले। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। नोट्स में से आप इसको पढ़िएगा और वीडियो में भी आपको मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। तो ये विद्युत अपोहन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो अगला टेस्ट होगा उसकी डेट आपको संभवतः कल ही होगा, शाम को 6 बजे, है ना। और अगर मान लो किसी वजह से नहीं हो पाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे जो अगला टेस्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7 का, पी ब्लॉक का, है ना। क्योंकि चैप्टर 6 आपके सिलेबस में नहीं है तो चैप्टर 7 आपको तैयार करना है। तो पी ब्लॉक का टेस्ट होगा आपका। मिलते हैं, चलिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।